यो मैम। ठीक है, आज सांस को रिलीज कर दे, नहीं तो रुकी हुई है अभी तक सांसें, बैठे सारे हैं। चलो, आज यस मैम। सांस को हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। सो दैट वुड बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिलीज करना विल बी एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, राइट? एक्सपायरेशन। यस, एक्सपायरेशन, वेरी गुड। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? पहले तो हम एक्सपायरेशन ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुमको एक स्पेशल बात बताऊंगी, योगा से रिलेटेड समझना, ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम करेंगे, मेरे को बताओ कि अगर ये बेचारा प्राणी है, ठीक है, इस प्राणी के ये लंग्स रहे, लंग्स बना देते हैं हम इसके क्रिएटिव से। तो इसने अभी तक इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सांस अंदर ले ली, राइट? तो इसने ऑक्सीजन अपने लंग्स तक ले ली, लेकिन अब इस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है? सेल्स में। सेल्स में। तो सेल्स तक पहुंचने के लिए कौन मदद करेगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड। यस, तो इस ऑक्सीजन को ब्लड में एंटर करना है, राइट? तो लंग्स से मेरी सारी ऑक्सीजन ब्लड में जाए और ब्लड से आने वाली मेरी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाए। इस प्रोसेस को अपन बुलाते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आज हम करेंगे द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद ये ऑक्सीजन मेरे सारे टिश्यूज के पास चली जाए और वहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स के पास आ जाए, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें हमारे पास दो डायग्राम्स है एनसीईआरटी के, ठीक है। एक है डायग्राम ए, एक है डायग्राम बी, हमें वो दोनों करने हैं, दोनों से क्वेश्चन आता है, ओके। तो आज का जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑलरेडी पता है, इसमें मैं एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो उससे मैं कह सकती हूँ एक क्वेश्चन आएगा। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में आता है क्वेश्चन, एक तो डिफ्यूजन में डायग्राम भी लेबल होने के लिए आता है और दूसरा उससे एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है। लास्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसके दोनों डायग्राम से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल मैं बोल दूं आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 1 2 3 4 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस मैम। स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपिरेशन समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो इंस्पिरेशन रिवाइज करना पड़ेगा, राइट? तभी तो एक्सपिरेशन हो पाएगी। तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, नहीं कर लेते इंस्पिरेशन की बात। तो जब मैंने इंस्पिरेशन की बात करी थी, मैंने बोला था दो मसल्स, दो चीजें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी नॉर्मल इंस्पिरेशन में? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम। यस, दोनों ने करेक्ट बोला, बिल्कुल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, कौन से डायरेक्शन में? डोर्सोवेंट्रल। डोर्सोवेंट्रल। वेरी गुड, कैविटी इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, नहीं समझ आया तो पूछ लो, ठीक है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले तो उसकी शेप कैसी हो जाती है? डूम। फ्लैट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्लैट हो जाता है, ओके। उनको भी पता तुम इस पे कंफ्यूज होगी ना, इसलिए वो बेटा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख ले, ठीक है। यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट हो जाता है, फिर उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो मैं कह सकती हूँ कि हुआ क्या, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल क्या हुआ? थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, ठीक है। मतलब मैं कह सकती हूँ वॉल्यूम हो गई थोरेसिक कैविटी की हाई। तो प्रेशर कैसा हो गया इनसाइड लंग? तो इनसाइड लंग्स प्रेशर हो गया मेरा लो। तो ये हम लो प्रेशर कर क्यों रहे थे? क्योंकि हम चाहते थे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को तो कुछ कर नहीं सकते, अपने अंदर लो कर ले। तो अगर अंदर लो प्रेशर हो गया दैट मींस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है हाई। तो फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द लंग्स, राइट? तो हमारा प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब एग्जैक्टली इसी के सामने तो वह एक्सपिरेशन बना सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अगर तुमने थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस करा दी है तो इसी को रिलैक्स करा दो। अच्छा, इंस्पिरेशन क्या होता है हमारे? एक्टिव प्रोसेस, पैसिव? एक्टिव प्रोसेस।
एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब तुम इसी का ऑपोजिट कर लो, दैट वुड बी एक्सपिरेशन, ठीक है। इसी का ऑपोजिट देखो कैसे बनेगा, बहुत इजी बनेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही लेनी, इंटरनल मत कर लेना, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को क्या करूं मैं? रिलैक्स। रिलैक्स। तो डायफ्राम अगर इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ क्या करूं? रिलैक्स। 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 दोनों को रिलैक्स करने से थोरेसिक कैविटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज। यस, थोरेसिक कैविटी की स्पेस डिक्रीज होगी, मैं कह सकती हूँ वॉल्यूम डिक्रीज होगी है उसकी। यस मैम। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कैसा हो गया होगा? इंक्रीज। हाई। हाँ, तो पीयू अगर मैं लंग्स के अंदर का प्रेशर हाई बोलूंगी तो हाई प्रेशर इन लंग्स, तो एयर बाहर की तरफ भागेगी, एयर जाएगी एयर की तरफ। अब एयर के अंदर कौन सी गैस घुल के जाएगी? अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, तो CO2 बाहर की तरफ निकल जाएगी। समझ आई? एक्सपिरेशन देखो इसे ऐसे ही वही। बस इतना ज्यादा ही सेम। लिख लिया तो थम्स अप करो। चलो, अब जो बच्चे अभी आए हैं हम प्रोसेस करने वाले हैं अब आपको फोर्सफुल वाला, ठीक है। तो एक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं फोर्स्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोर्स रेस्पिरेशन क्या होती है, मिटा देते हैं, सॉरी मैं मिटाना भूल गई। फोर्स्ड रेस्पिरेशन लिखा है, ठीक है, यानी इंस्पिरेशन भी फोर्सफुली कर रहे हो और एक्सपिरेशन भी फोर्सफुली कर रहे हो। तो फोर्स रेस्पिरेशन में किन चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो मैं कह रही हूँ फोर्स्ड रेस्पिरेशन, जैसे मान लो मैंने तुम्हें सुबह सुबह उठा दिया, मैं बोलूं भाई सांस लो सांस छोड़ो, ठीक है। अब तुम करोगे योगा, ओके, तो तुमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, सांस लेनी है सांस छोड़नी है, राइट। तो उस केस में क्या है कि तुम्हारे क्या वही मसल्स यूज होंगी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में यूज होती है? नहीं, इसमें आपकी स्पेशल मसल्स पार्टिसिपेट करेगी। तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है वो है कौन कौन सी? एक आपके पास अभी तक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कहीं यूज करी? तो एक तो नो यहाँ मैम। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है इसलिए यहीं बना लो नोट्स। और दूसरा है आपकी एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल्स कौन सी होती है? हाँ, जैसे ये थोरेसिक है, थोरेसिक रीजन है, चेस्ट रीजन है आपका। उसके बाद ये नीचे जिसको आप पेट बोलते हो जनरली हिंदी में, दिस इज एब्डोमेन। और जहाँ पे आपका ग्रोइन पार्ट आता है, प्राइवेट पार्ट आते हैं, दैट इज लोअर एब्डोमेन। ओके, मैं एब्डोमेन की बात करूँ, इस पार्ट का यूज होगा। तो एब्डोमिनल मसल्स यूज होगी और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स यूज होगी, ठीक है जी। चलो, तो मैं इसको लिखती हूँ फिर फिगर आउट करते हैं एक्सपिरेशन हो रही है इंस्पिरेशन हो रही है। इतना तो क्लियर है कि दोनों में ये यूज होगी, एक में कॉन्ट्रैक्ट होगी एक में रिलैक्स होगी। इतना तो समझ आ गया होगा हमको अभी तक, है ना? यस मैम। मैम। पहला प्रोसेस है, मैं नाम नहीं लिखती इसका, हम इसको लास्ट में फिगर आउट करेंगे। मैं तुम्हें कंडीशन देती हूँ कि क्या हुआ कि सबसे पहले जो आपका एब्डोमेन था, एब्डोमेन की जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। अगर एब्डोमेन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है नीचे से तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। यस मैम। कोई चीज जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो अपने आप में तो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन उससे ऊपर वाला रीजन तो ऐसे फूल जाएगा ना। अगर अपनी बाजू पकड़ोगे यहाँ से दबाओगे तो ये वाला हिस्सा फूल जाता है ना, होता है ना। यस मैम। एब्डोमेन के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करी तो ऊपर की तरफ पुश पड़ा, है ना, पुशेस टुवर्ड्स थोरेक्स। अगर थोरेक्स की तरफ ये पुश देती है दैट मींस थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डायफ्राम ऐसे बढ़ा था,
हाँ, अगर डायफ्राम पड़ा था मेरा डूम शेप, तुमने क्या किया, उसके नीचे से और प्रेशर लगा दिया तो वो और ऊपर चला गया होगा थोड़ा सा। तो थोरेसिक कैविटी को क्या करेगा, वो कम करते हैं ज्यादा जब वो डूम शेप होता है? कम करेगा। कम करता है, यस। तो थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, ये बात समझ आई? ये पहले इसके ऊपर ऐसे लंग्स थे, यस मैम। ऊपर की तरफ पुश किया तो लंग्स के पास और कम स्पेस होगी, तो थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगी। अगर थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुई तो या दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज ना, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। अगर लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर है बाहर के कंपैरिजन में, तो एयर कहाँ मूव करेगी? बाहर। बाहर को। एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन? एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इसी को एक्सहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपिरेशन भी कहते हैं। यस मैम। यानी कि अगर मैं उल्टा लिख दूं इसका, दैट इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो मैं क्या करूंगी, एब्डोमिनल मसल वुड बी रिलैक्स। देखो इसमें प्रोसेस उल्टा हो गया, पिछले बारे में उल्टा चल रहा था ना, इसमें उल्टा हो गया है ना। तो थोरेसिक कैविटी कैसे हो जाएगा, रिलैक्स। इसमें मैं ये वाली मसल मेंशन करना भूल गई कि जो हमारी ये वाली मसल होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, सेम चीज है इसमें। तो इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के साथ क्या होगा, रिलैक्स। तो थोरेसिक कैविटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज, यानी कि मैं वॉल्यूम तो प्रेशर डिक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। लंग के अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा है गैस का, तो गैस कहां से कहां मूव करेगी, हाई टू लो प्रेशर। तो मैं क्या बोलूंगी, एयर मूव्स एटमॉस्फेयर टू लंग्स। एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी, राइट। तो ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, फोर्स इंस्पिरेशन। क्लियर? यस मैम। इतना सही था, यही एक्स्ट्रा पार्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो इसके साथ हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मुबारक हो, क्वेश्चन आता है इससे। वो यही पूछते हैं तुमसे, डायफ्राम डूम शेप हुआ या क्या हुआ, रिलैक्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ। तुम अगर एक चीज को सही से कर लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो नॉर्मल वाली रेस्पिरेशन और एक फोर्स वाली रेस्पिरेशन का एक पार्ट कर लो, एक्सपिरेशन है इंस्पिरेशन, दूसरा अपने आप निकल आएगा। लेकिन एक पार्ट अच्छे से करके जाना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। और याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का यूज था, फोर्स्ड वाली रेस्पिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का यूज है। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ओके, यस मैम। चलो ये बताओ, लिख लिया? यस मैम। ओके, आते हैं। ऑल राइट, तो हमने कर लिया एक्सपिरेशन और उसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट, मुबारक हो। अब हम चले प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पे। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, गैसियस डिफ्यूजन एट एल्वुलाई। ठीक है, तो एल्वुलाई बनानी पड़ जाएगी अपने को। तो एक चीज समझते हैं हम लोग कि अगर ये मेरे लंग्स है, ऐसे बनाते हैं हम लंग्स है ना, अगर ये मेरे लंग्स है तो मुझे इतना पता है कि लंग्स के अंदर एल्वुलाइज होते हैं, ऐसे कोनों में, है ना, सारे डायरेक्शन में एल्वुलाई होते हैं। और ये एल्वुलाई वो पार्ट है जहां से गैसेस एक्सचेंज होना है, राइट, ब्लड के साथ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एल्वुलर डक्ट और ये एल्वुलाई, दिस इज एल्वुलर डक्ट और ये हो गया एल्वुलाई। अगर गैसेस एक्सचेंज होने हैं तो क्या होगा, इसके आसपास कैपिलरी का नेटवर्क होता है। देखो जब कार्डियक सिस्टम बढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे आर्टरी, वेन और कैपिलरी का फर्क। अभी के लिए समझ लो, ट्रांसपेरेंट ब्लड वेसल्स है ये, बिल्कुल पतली पतली, इसलिए इसको कैपिलरी बोलते हैं। ये ऐसा होता है बिल्कुल एल्वुलाई के साथ जैसे चिपकी हुई है, एकदम उसमें चिपकी हुई मिलती है, इतनी पास होती है ये, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा गैप तो होता है, ऊपर से देखोगे तो दिखेगा नहीं। तो ये कुछ नहीं है, ये कैपिलरी का नेटवर्क है। ठीक है, तो होना क्या है, कैपिलरी से एल्वुलाई में क्या एंटर करेगा,
CO2, CO2, यस। और एल्वियोलाई से कैपिलरी में क्या एंटर करेगा? oxygen, ऑक्सीजन, राइट? यही होगा ना, हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर किया। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, हम इस चीज को और बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ब्लड वेसल को हम थोड़ा सा, कैपिलरी को हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं, राइट? तो इसी डायग्राम को मैं बड़ा करके बना रही हूँ, उससे ध्यान से देखना, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन बनता है। ये डायग्राम लेबल होने के लिए आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी डायग्राम पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो ये बना दी मैंने एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई को वैसे एल्वियोलस कहते हैं, ये एल्वियोलस, ठीक है? अब ये जो येलो कलर की लेयर है ना, ये एक सेल थिक ही है, ठीक है? एक ही सेल की लेयर से बनी हुई है, पतली सी होगी एकदम, छन्नी जैसी, मतलब छन्नी नहीं, सॉरी, पतली सी लेयर होगी, राइट? तो ये कितनी लेयर की है? 1 सेल थिक है। और इस लेयर को मैं क्या बनाती हूँ जो इतनी पतली सी है? दिस इज नॉन एज सिंपल, सीधी सादी सी स्क्वामस एपिथेलियम। अगर आपको याद है, मैंने पीछे लिखवाया भी था, यस मैम। स्क्वामस एपिथेलियम है। अगर तुमको थोड़ा भी टिश्यू पता है, तुमको शायद ये पता होगा कि टिश्यू में जो भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होती है। इट इज अ रूल। एपिथेलियम सेल जो भी होंगे ना, जैसे ये एपिथेलियल सेल है, जैसे तुम्हारे स्किन का एपिथेलियल सेल है ना, एपिथेलियम ही होती है ये ऊपर वाली लेयर, तो इसके नीचे एक लेयर लगी होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सुना है आपने? मैम, बेटा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, सेल से नहीं बनी होती, नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है, जैसे कोलेजन वगैरह, ठीक है? सो दिस इज नॉन सेलुलर। ये क्वेश्चन आता है, लिविंग नहीं है, ये डेड है, सिर्फ सपोर्ट के लिए है ये। लेकिन एपिथेलियल लेयर तो सेलुलर है ना, सेल से बनी है, तो याद रखना दिस इज अ सेलुलर लेयर, वो नॉन सेलुलर है। यही क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं। तो यानी कि इसके नीचे एपिथेलियल लेयर बना दूं, गलत तो नहीं होगा? तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? no, नो मैम। ओके, तो ये बना दी हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? सो दिस इज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं बीएम लिखूंगी क्योंकि वैसे तो मैं लिखती ही रह जाऊंगी। चलो, अब ब्लड कैपिलरी बना दे, ठीक है? यस मैम। ध्यान से देखना, बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए खुद बना रही हूँ मैं। यहाँ पे रेडीमेड बनाते तो तुमको समझ नहीं आता। ब्लड कैपिलरी थोड़ा दूर बनाएंगे हम, ताकि हमें डिफ्यूजन वाला साइड दिखे। दिस इज अ ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरी भी तो सेल से ही बनी है ना, तो ये भी सेल से बनी है। ये भी एक सेल थिक होती है, पतली सी होती है ये। जब आप कार्डियक सिस्टम कर लोगे ना, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से तब समझ आएगा। अभी के लिए ये जान लो कि ये भी एक सेल से बनी है, 1 सेल थिक। और इसके सेल्स को हम अलग नाम देते हैं, अब एक ही नाम देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ब्लड कैपिलरी की जो सेल की लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, इसलिए मैंने सेल भी अंदर की तरफ बनाया, तो तुमको थोड़ा याद रहे। सो दिस इज एन एंडोथीलियम। है कुछ नहीं है, ये भी एपिथेलियल सेल्स ही है। तो अगर ये एपिथेलियल सेल्स है, क्या इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी? यस मैम। इस पे भी बना देती हूँ मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज आल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर मैं कोलैबोरेट कर लूं, तो मैंने अभी तक कितनी लेयर्स बनाई है? 3। बताओ कितनी लेयर बनाई है, देख के बताओ। 4। 4। एक बनाई मैंने स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरी बनाई मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी बनाई मैंने एंडोथेलियम। फोर्थ बनाई मैंने एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन ना। 4 बनाई ना मैंने। अब ये क्या कहते हैं, यस। ये लेयर्स इतनी पतली है, इतनी पतली है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना दोनों की, उसको एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है? तो रेदर देन सेइंग कि 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हम कहेंगे एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, तो अब कितनी लेयर्स हुई? 3। 3। यस, सो इन 3 लेयर्स के थ्रू जो हमारी गैसेस होती है वो डिफ्यूज होती है। तो एल्वियोलाई से कौन सी गैस एंटर कर जाएगी कैपिलरी में? CO2। बेटा, एल्वियोलाई ऑक्सीजन। से और ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन ने कितनी लेयर क्रॉस करी? 3। लेयर से क्रॉस करी, उसमें से कितनी लेयर थी जो सेलुलर थी 2। 2, और कितनी लेयर थी जो नॉन सेलुलर थी? 1, 1। तुमसे हो जाएगा, करो, बना लो डायग्राम।
बस ये क्वेश्चन आते हैं, हाथों से बना लो। कोमल मैम का मैसेज आया हुआ, सबने देख लिया? यो मैम। भाई तुम्हारे पेपर चल रहे Yes, थे, फोन कर दिया हर्ष वगैरह? हर्ष यो मैम किया था आज। ऑलराइट, हो गया है तो अंगूठा लगाने। ओके शालिनी, शालिनी पेपर नहीं था आज तुम्हारा? no, ma'am. अच्छा, और किसी का था? वंशिका, परीक्षित, सुरु, अंशु, मयंक? सुरु तुम्हारा मेरे था? 23rd से है। तो 23rd से है। अभी तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी खुशियां हैं। यो मैम। सुहाना, अंशु, मयंक। ओके, मयंक तुम्हारा भी नहीं था पेपर? इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, चलिए। तो मैं इसको सम अप कर सकती हूँ ये बोल के कि देयर आर 3 लेयर्स दैट आर क्रॉस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। एक है स्क्वामस एपिथेलियम, वो किसकी होती है? कैपिलरी की होती है, एल्विलाई की होती है? एल्वियुलर। एल्वियोलाई। एंडोथेलियम किसकी लेयर का नाम है? कैपिलरी। और कैपिलरी। इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। करेक्ट? यो। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बनता है। अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं। अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, इसको पढ़ के तुम्हें मजे आएंगे, तुमको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, हमने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया था, राइट? तो अभी हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची है कि हमने देखा कि हमारा जो प्यारा ये बच्चा था, बनाते हैं इसको हाफ, अजीब सा बच्चा है देखने में, ठीक है जी। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो प्यारा बच्चा है, इसने गैसेस को कंज्यूम कर लिया, नोज के थ्रू एंटर करके अपने लंग्स तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन को, राइट? और इसने लगे हाथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज भी कर रहा है ना? अब इस बच्चे को ऑक्सीजन अपने पैरों के सेल्स में भी चाहिए, बाजू में भी चाहिए, दिमाग में भी चाहिए। दैट मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में। यस मैम। जितना गैस का एक्सचेंज चल रहा है चीजों में, अगर इसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है तो इसको ब्लड में एंटर करना था। तो हमने देख लिया ना कि ब्लड में भी कैसे एंटर करी, बड़ी ही चालाक यो। है ना? ये वाला प्रोसेस भी हो गया हमारा, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब मुझे देखना है कि ये मेरे इसके दिमाग तक कैसे जाती है। तो इसके दिमाग तक जाने के लिए, जैसे पार्ट ऑफ टिश्यू ना, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है इसकी बॉडी में, तो सबके पास जाने के लिए इसको ब्लड के थ्रू जाना है, राइट? तो ये ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर हम बोल रहे थे एल्वुलाई से जो गैस है वो कैपिलरी में आ गई, क्या उसने कोई एनर्जी यूज करी इस प्रोसेस नो में? मैम। एनर्जी नो मैम। नहीं ना, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। सो इट इज नथिंग बट अ डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। और डिफ्यूजन किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। यस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स मेरे को गैसेस को लेके जाना है और वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप भूल जाएगी, ऐसे ही होगा ना? यो। यस मैम। ठीक है, तो अब मुझे ये पैसेज समझना है। तो इसके लिए मुझे कुछ चीजें याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट? कहाँ कहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये डिफ्यूजन होने वाली है, तो मैं बात कर सकती हूँ कहाँ कहाँ ये डिफ्यूजन होगी। ध्यान से सुनना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम कर पाओगे। तो डिफ्यूजन जो होगी मेरी पूरी बॉडी में, इस बच्चे की पूरी बॉडी में, एक तो होगी आपकी लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में, राइट? और दूसरी होगी ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यूज के बीच में, ऐसी होगा, यो मैम। यस मैम। राइट? तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब कुछ चीजें तुमको याद रखनी है, उससे आप आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो इतना लिख लिया आप लोगों ने? ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लिख ले। ऑलराइट,
ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो अब देखते हैं, लर्न कर लेंगे इसको। देखो जितना बोल रही हूँ उसको याद करना। कार्बन डाइऑक्साइड की, अब जो मैं अमाउंट बता रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको बायोमोलिक्यूल से कंफ्यूज मत करना। जब बायोमोलिक्यूल कहता है तुम्हारे सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो इनसाइड सेल भी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम सेल के अंदर नहीं जा रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर कितना है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में उस मूवमेंट पे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल पे जाके दिमाग मत लगाना, इसको यहीं रखना जो मैं तुम्हें रट्टा करने के लिए टॉपिक बता रही हूँ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ना हमारी बॉडी पे, वो मैक्सिमम जा सकता है सिर्फ 45 mmHg। ठीक है, और इसी का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम जा सकता है 40 mmHg। तो याद रह जाएगा कि ज्यादा तो फर्क नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम में, है क्या? जी मैम। नो मैम। तो मैक्सिमम जाएगा 45 और मिनिमम जाएगा 40। ठीक है, इसका फिक्स है, इसने 45 40 में घूमना है। इतना क्लियर? तो एक तो यस मैम। ये पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो तुमको याद रखना है, जिसके बेसिस पे सारे ग्राफ हो जाएंगे, दैट इज मिनिमम ऑफ PO2 की वैल्यू रहेगी 40 mmHg। इससे नीचे मेरी बॉडी में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मिनिमम वैल्यू ही जाती है 40 mmHg तक, उसके अलावा उससे नीचे कभी नहीं जाती। कितना क्लियर? जी मैम। यस। तो इसको हम लट सकते हैं। तो देखो मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड 40, मैक्सिमम 45। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम मेरी बॉडी में जा सकता है 40, मैक्सिमम 104 है बॉडी के अंदर। तो मैं 4 से 4 का नंबर फिर भी याद रख लूंगी। चलो तुमको 1 से 4 नहीं भी याद हुआ, फिर भी तुमको 3 तो नंबर याद हो गए ना, इसके बेसिस पे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, है ना? यस मैम। जी मैम। ये लिख लिया? यस मैम। लिखो। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के वो 2 डायग्राम जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सबने लिख लिया तो प्लीज थम्स अप। रिया ने कर लिया, हर्ष ने कर लिया, सत्येंद्र ने, सात्विक ने, सुरु ने करा, हिमानी, सिमरन ने करा, दीक्षित, हरीश भाई, अच्छा हरीश ने कर लिया, मेरे तक याद है, आकांक्षा, सूर्यांश पेपर हो गए प्री बोर्ड्स? मैम परसों कंप्यूटर का। अभी खत्म नहीं हुए? नो मैम। लास्ट कब है? 22। उसके बाद, अच्छा उसके बाद तो यहाँ पर ब्रेक पड़ेगी, तो फिर तो जनवरी से रेगुलर होगा। यस मैम। उसके बाद स्कूल जाना कंपलसरी है क्या? क्या स्कूल्स बंद होंगे? अभी तो पता नहीं। ओके ठीक है, ऑलराइट। चलो भाई आओ, ये कौन सा पेज नंबर है? मैम 187। 187। 272। 272। 272, बहुत ही ज्यादा फर्क है यार ये तो नंबरों में है। 187 272, एंड बिकॉज बीच में डाइजेशन चैप्टर नहीं ना, काफी ज्यादा फर्क आ गया। मेरे को 178। चैप्टर और भी नहीं है बीच में, प्लांट फिजियोलॉजी में भी। चलो ओके जी। सो ये आपको 4 नंबर देके जाएगा, बहुत प्यारा ही है। ठीक है जी, तो अक्कर बक्कर बम्बे वो इसको याद रखना है, हाथ लगा लगा के इसको याद रख लेना है। सबसे पहला चीज, पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है वो mmHg लिखी है यहाँ। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है। नहीं पूछ ले पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या, तुम बोलो बताया नहीं या लिखा था इन्होंने। ये नीट वाले एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, तो हर लाइन को ध्यान से पढ़ा करो, उसी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये बता रहे हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। एक तरफ बात कर रहा है ऑक्सीजन की, एक तरफ बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है एटमॉस्फेयर में कितनी है, एल्वुलाई में कितनी है। अच्छा, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन लेस, कार्बन डाइऑक्साइड मोर। ऐसा नहीं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, ऑक्सीजन थोड़ी तो होती है, राइट, लेकिन कम होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन मोर, कार्बन डाइऑक्साइड लेस। क्लियर? जी मैम। और फिर टिश्यू, तो इसमें कंपैरिजन करेगा। तो सबसे इजी वैल्यू किसकी थी, या कार्बन डाइऑक्साइड की? पीछे किसकी रखी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी गैसेस में पहले कार्बन डाइऑक्साइड पे दिमाग खराब करते हैं। चलो आओ, ये सीधा लीधा भरने के लिए आ जाएगा, या इससे उठा के थ्योरी को क्वेश्चन बना लेंगे, तो किसी भी सेंस में आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तुमको ये नहीं सोचना है कि गैसेस एक्सचेंज हो गया है,
तुम्हें ये सोचना है कि अब गैसेस एक्सचेंज होना है, तो तुम्हारी बॉडी में लंग्स में जर्नली क्या होता है और तुम्हारे टिश्यू में जर्नली क्या होता है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना है। तो जर्नली तुम्हारे सेल्स अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं और बाय प्रोडक्ट की तरह बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जी मैम। है ना। तो टिश्यूज में आपको PCO2 कैसा मिलता है, हाई या लो? हाई। हाई। हाई मिलता है, राइट। और अगर मैं बात करूं लंग्स की, तो लंग्स के केस में आपको जर्नली PCO2 की वैल्यू क्या मिलती है, लो। हाँ राइट, लो, क्योंकि जैसे इसमें हाई होती है ना वो बाहर निकल जाती है एक्सपिरेशन से, तो जर्नली लंग्स में PCO2 की वैल्यू हमेशा लो रहती है, राइट। तो मैं इधर आ जाती हूँ, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा ये वाला लाइन, तो कि अगर CO2 की वैल्यू टिश्यूज में है तो टिश्यूज में वैल्यू कैसी होगी, हाई या लो? मुझसे सोचो बताओ, हाई। भाई अगर हाई होगी तो हाई वैल्यू ऑफ CO2 क्या थी, 40 या 45? 45। तो आंसर हो गया 45, ठीक है। अब लंग्स में एल्वुलाई है, अब एल्वुलाई के अंदर CO2 की वैल्यू क्या थी, हाई या लो? लो। लो वैल्यू क्या थी, 40 या 45? 40। तो एल्वुलाई के नीचे 40 आ गया ना। अब यस मैम। ध्यान से पढ़ना है इसको, डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब निकाल दिया ऑक्सीजन, तो जहां पे ऑक्सीजन कम है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होगी, हाई या लो? हाई। हाई, तो वैल्यू हाई। 45। तो ये अगर मैं गेट ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होगी, हाई या लो? लो। लो। 45। 40। 40 भर गया। अब लास्ट पूछ रहा है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, भाई पूरी दुनिया को पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.03%, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो ये परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जो एटमॉस्फेरिक परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की, अब अगर चेंज भी हो गया यहाँ पर इतनी है, इसको इतना ही याद रखना है, पार्शियल प्रेशर को इसी के साथ याद रखना है, समझे? यस मैम। पार्शियल प्रेशर में लिखा है, इसको ऐसे ही याद रखना है। तो ये हो जाएगा CO2 का। तो तुमको डब्बे पता कैसे आएंगे, वो एक दो इसको हाइड कर देंगे, पूछ लेंगे वैल्यू बताओ, तो तुम CO2 की तो बता दोगे मुझे लगता है ना। यस जी मैम। मैम। इस चीज को ऐसे ही लिख ले वहां पे बेटा, लंग्स और कैप, जर्नली टिश्यू और लंग्स का कॉन्सेप्ट वही लिख ले साइड में CO2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं अब इसको मिटाने वाली हूँ, ऊपर वाला मिटाती हूँ। चलो सारा साफ करके अब मैं करा रही हूँ आपको ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, वैसे भी तो ऑक्सीजन, हाँ बोलो, हाँ बोलो सुराज। PCO2 हाई क्यों होती है टिश्यू में, इसलिए क्योंकि ब्रेक डाउन होता है, उसमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यस, CO2 एक्स्ट्रा रिलीज होती है। हाँ जी, और भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है इस वजह से, करेक्ट। ओके मैम। और अगर ऑक्सीजन उसमें जाती भी है ना तो वो कंज्यूम हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए उसका लेवल हाई नहीं हो पाता। ओके मैम। गुड, चलो अब करें हम कार्बन डाइऑक्साइड का। जी मैम। देखो सॉरी ऑक्सीजन का यार, सॉरी, ठीक है। ऑक्सीजन में थोड़ा सा झोल आएगा तो कोई बात नहीं, इतना क्या है। ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम कितना होता है, 40। 40। mmHg, है ना। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, डी मतलब एब्सेंट ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है वहां पर ऑक्सीजन की मिनिमम वैल्यू आएगी, यस जी मैम। मैम। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 40 या फिर कोई और, 40। 40। 40। 40 तो ढूंढ लोगे। अब टिश्यू पे आओ, अगर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन की ऑब्वियसली कम होगी, तो ऑक्सीजन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 40। 40। 40, राइट। तो यहाँ भी आ गया, राइट। वैसे भी तुम कर सकते हो, अगर ब्लड में एक ही गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, अगर तुमने नीचे 45 लिखा था तो ऊपर 40 आना था, है ना। लेकिन ऐसे मत याद करना, आगे वाले में गलत ना हो जाए तुमसे, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना तुमको, ये दोनों वैल्यू 40 एंड 40 वाली। जी यस मैम। मैम। अब आती है नीचे वाली वैल्यू में कंफ्यूजन, और मान लो तुम भूल गए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, कोई भी भूल सकता है क्योंकि बहुत सारी बार हम इसे रिपीट नहीं करते, ये आगे कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ यही आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मान लो भूल गए, कैसे याद करोगे, तुक्का कैसे मारोगे? तो तुक्का तुम ऐसे मारोगे, वो बहुत दूर के नंबर तो नहीं देंगे यार,
तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर में, तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट था। मैं जनरल कंडीशन बोल रही हूँ, तो हाई होगा। अगर बाहर हाई नहीं होता तो कभी भी एयर अंदर आती ही नहीं। तो बाहर हाई बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर बाहर रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे रखूंगी मैं? लंग्स में, क्योंकि लंग्स भर जाते हैं ना ऑक्सीजन से बढ़िया से, वहां पे कोई मिलावट नहीं है। तो लंग्स में उसके बाद जो PO2 की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी बाहर वाले से थोड़ी कम होगी, ठीक है। और लंग्स के बाद आता है ब्लड। अब ब्लड में क्या है? और भी सेल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जो ब्लड आता है, ब्लड के अंदर उसी वैल्यू को थोड़ा सा और कम कर ले, तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोरलेस। वैसे तो बड़ी ही है नंबर, लेकिन मैं कंपैरिजन बता रही हूँ कि अगर तुम भूल ही गए तो याद रखना, जहाँ एटमॉस्फेयर लिखा था वहां पे सबसे बड़ा नंबर है 159, जहां पर एल्वुलाई है दैट इज लंग, वहां पे 104, 159 से तो छोटा है ना। और जहां पर ब्लड है ऑक्सीजन से भरा हुआ, वहां पे है 95, 104 से तो कम है ना। समझ आया? Yes, ma'am. ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, बाकी तो तुमको लर्न ही करना है इसको। क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस टेबल। इससे सीधा क्वेश्चन आता है यार, और इससे थ्योरी का क्वेश्चन बना के वो लिख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन बनता है तो ध्यान से करना, ऑप्शंस देख के करना, लेकिन इससे ये फिलिंग द ब्लैंक की तरह जरूर आता है, पूरा डब्बा दे देते हैं। डन सबका? Yes, ma'am. तो इस पिक्चर पे कौन से पेज नंबर पे? 273. 273. देखो, सर्कुलर सी पिक्चर है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, फिर वापस सर्कल बैक वहीं हो जाना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है यार, बिना पढ़े भी जाओगे तो तुम कराओगे, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, बस तुमको ये समझ आना चाहिए कि तुम्हें देखना क्या है। 273 है, किसी का पीछे होगा। हरीश तेरा कहाँ पर है ये? 188. 188, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। 188 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर है, मतलब एयर अंदर जा रही है, ठीक है। एयर अंदर जा रही है एल्वुलस, यानी एक एल्वुलाई दिखा रहा है, तो दैट मींस दिस रीजन इज नथिंग बट द लंग्स। तो बेटे जब Yes, एयर ma'am. लंग्स के अंदर गई, दैट मींस पार्शियल प्रेशर एयर का ज्यादा होगा, राइट। तो मेरे को बताओ, जब एटमॉस्फेयर में था तो सबसे ज्यादा नंबर था, फिर सेकंड नंबर पे लंग के अंदर आया था, तो लंग्स के अंदर उस चार्ट से देखकर बताना कितना है पार्शियल प्रेशर? 104. 104. 104। यही बात इसने यहाँ लिखी है भाई। देखो, वो सारे नंबर भूल जाओ चाहे, लेकिन तुमको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर डाला है, मैं बिना देखे बता सकती हूँ ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा या ज्यादा। और Yes, कम ma'am. तो कितनी वैल्यू होगी? 40 या 45? 40. 40. 40, यही 40 लिखी है, बहुत बढ़िया। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम हार्ट में बहुत अच्छे से समझोगे, इतने अच्छे से समझोगे, एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम ज्यादा मत्था खराब नहीं करेंगे अपना, यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, ठीक है। लेबलिंग आती है इसकी, ये वेन है कि ये आर्टरी है, ये कौन सी है पूछते हैं ये, तो मैं तुम्हें याद करने जितना बता दूंगी, लेकिन समझ तुमको, अगर तुम्हें नहीं पता आर्टरी और वेन का फर्क, तो वो तुमको कार्डियक में आएगा, जो हम अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। क्लियर? यो में. ठीक है जी। तो देखो, ये आ गया ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, कैपिलरी जा रही है तो ऑक्सीजन उसमें चली जाएगी। किसी को डाउट इसमें? नो मैम. No, ma'am. तो बेटा यहाँ पे हुई क्या है टेक्निकली? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ हो गई हमारी डिफ्यूजन। चलो, अब लंग से आने वाली जो हमारी पाइप है, इसको बुलाते हैं, क्योंकि लंग से आ रही है इसलिए पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू लंग्स। कहते हैं पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया, मतलब उसको कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन आ रही है, कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजन से भरा हुआ या ऑक्सीजन से कम वाला? Oxygenated. हाँ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ लेके गई है? हार्ट. हार्ट के पास। ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक और पाइप निकल रही है, बहुत प्रेशर के साथ इस ब्लड को बाहर भेज रही है थ्रू सिस्टमिक आर्टरी। तो ये ब्लड कौन सा है जो सिस्टमिक आर्टरी से जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जा रहा है, राइट। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना दिखा रहा है?
95. 95. 95 mmHg। तो तुम बता ही दोगे ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई कम ही होगा, है ना। तो इस साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 में ही चल रहा है, ठीक है। तो इस साइड तो सारा 40 में ही चलेगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे टिश्यूज के पास, तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन कहाँ की तरफ चली जाएगी? Cells. हाँ, टिश्यूज के बाद चलेगी ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। और टिश्यू से उसने क्या ले लिया? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाम बदलेगा। अब ये जो ब्लड है ये जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो इसको अपन क्या बुलाएंगे? Deoxygenated. डेडिकेटेड ब्लड। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा ज्यादा? ज्यादा. वैल्यू वुड बी 45. 45 और ऑक्सीजन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 40 40. 40। ये और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको लेबल करना सिर्फ। ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर तुम आराम से एक पॉइंट से स्टार्ट करके सर्कल लगाते तो हो जाएगा तुमसे। ये सिस्टमिक वेन है, ये ऊपर गई, ये किस में जाके खुली? राइट ऑरिकल हाँ, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में गई और वहां से ये बाहर निकली। अब ये वाली जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना। Yes, ma'am. ये तुमने अपने एनसीईआरटी में लेबल करना है, इसलिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है, तुम भी कर लेना साथ में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके गई है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी है मतलब लंग की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देगी, वो ऑक्सीजन अंदर ले लेगी और फिर चेंज हो जाएगी वेन में। वेन का मतलब ही यही होता है, जो स्ट्रक्चर जो, छोड़ो अभी इतना ही करो, क्लियर। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. तो तुमसे क्या पूछ लेंगे डायग्राम में, तुमसे यही नंबर पे खेलेंगे वो, उनको पता है कि तुमको यही नहीं आता, वो दो चीजें पूछेंगे। ये पूछेंगे या तो ये नंबर बता दे भाई ये क्या है, या वो पूछ लेंगे इन इन स्ट्रक्चर्स को लेबल कर दे। ये तुम कार्डियक सिस्टम से सीखोगे और नंबर तुमको खुद याद करने पड़ेंगे, समझ गए? Yeah, ma'am. लेबल Yes, ma'am. लेबल कर लिया। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, सारा का सारा ब्लड ब्लड वेसल्स में घुमा। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो मैं कह सकती हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन या क्लोज? Closed. Closed. क्लोज्ड, है ना। अब ये मेरा हार्ट हार्ट पड़ा है, मेरा नहीं किसी और का होगा यार। तो पहले यहाँ से ब्लड गया लंग्स के पास और वापस यहीं पे आया था, ऐसा हुआ? Yes, ma'am. ये देखो, यहाँ से कैसे हुआ था, यहाँ से निकला और यहाँ पे वापस आया, हार्ट से गया हार्ट से वापस आया ना, दो अलग साइड पे आ गया तो क्या हुआ? अब फिर यहाँ से निकला वेंट्रिकल से और वापस दोबारा हार्ट पे आया, ये देखो, Yes, ma'am. वहां से निकला फिर वापस आया। कितने सर्कल बन गए? एक, 2. दो, 2. है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, वी हैव व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशन, वी शो डबल सर्कुलेशन। समझ आई? Yes, ma'am. तो यहाँ जहां तक लंग्स वाली सर्कुलेशन हुई है ना, इतने पार्ट को, लंग्स वाली सर्कुलेशन तक को, हार्ट से और लंग्स तक की, इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लिख लो वहीं पे, काम आएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हुई है, दैट मींस हार्ट से लेकर, हार्ट को इंक्लूड करना है भाई, हार्ट से लेकर टिश्यू तक वाली जो सर्कुलेशन हुई है लेफ्ट राइट दोनों साइड पे, इसको अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. बस भाई इस डायग्राम में यही आएगा, और क्या जान लोगे मेरी है। कर लिया तो बताओ, आगे बढ़े। Yes, ma'am. एक बार जाते हैं और उस पर देखते हैं कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंची हमारी सवारी। तो हटाओ से, एक्सप्रेशन कर लिया। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तूने फोर्स्ड वाला कर लिया, फोर्स्ड रेस्पिरेशन। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. अरे 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 इसको देखो, यो ये तो ऐसा है कि माइक पे चढ़ गया, ऐसे हो गया। अरे तो बहुत क्वेश्चन हो गए मेरे। बहुत बढ़िया। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कर लिया। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. वो कैमरा कहाँ से बंद हो गया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुंह धो के और कैमरा बंद हो जाए। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, ये तो दो डायग्राम थे। Yes, ma'am. हाँ बेटा हिमानी बोल, बोलो हिमानी। हैंड रेस किया था तुमने,
पूछो क्या डाउट है। नहीं बेटा हम तो डाउट बता के जाएंगे आगे, बता क्या डाउट है तुझे। कुछ नहीं, मेरे को पता है तेरा माइक चल रहा है और तू माइक में बोल सकते है, ठीक है। डीपी बदल ले, अच्छी नहीं है ये, अच्छी सी लगा, इतनी प्यारी सी तो है तू। हाँ ओके मैम। हाँ ये देख, ये बोल लिया इसने, है ना। ठाकुर पूछ रही थी वो नहीं बता रही मुझे। अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे को बता दो, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में कितनी लेयर यूज हुई है। 3 3 layers. 3 layers. कैपिलरी की कौन सी लेयर। Endothelium. एंडोथेलियम एल्वुलस की कौन सी। Squamous epithelium. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और बीच में कौन सी है। बेसमेंट पे Basement Basement कौन सी है जो Basement में। cellular है? membrane. जो नॉन सेलुलर है, जो सेल से नहीं बनी, नॉन लिविंग है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सोचना क्यों पड़ रहा है यार, यही मैम बताओ। पूरा नहीं था। ये ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर इंस्पिरेशन चल रही है, नॉर्मल नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, जिंदगी में कोई दुख नहीं है, मस्त कंबल में बैठे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। ओहो ओहो ओहो, तू कहाँ से इतना पढ़ने लग गया। आपसे। ओ स्टड। और फोर्स्ड इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन, चलो रेस्पिरेशन बोल लेते हैं सीधा। अब हिमानी तो ही बता बेटा, फोर्स वाले में कौन यूज करेंगे हम। चलो परम पिता परम पूज्य आप बताइए। Internal intercostal muscle and abdominal muscle. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। तो किसने डिसाइड किया कि तू परम पिता परम पूज्य है। खुद किया. खुद को परमात्मा बैठ, कभी कभी तो लगता है ना हम ही भगवान है ना। ये था डायलॉग, ऐसे ही कुछ था। यो मैम। वो डायलॉग में प्रॉपर आप बोल नहीं सकते ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं है, मुझे गैंग निकाल लेगा बाहर यहाँ से। लेकिन तुम समझ तो गए होंगे, ऐसी रेफरेंस तुम्हें आती ही है ना। चलो अब मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें रिवीजन का भी आ ही गया है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, लाइव देखो, पेज नंबर बताओ। 188। 188 273. 273 3 दो क्वेश्चन बताते हैं मैं यहाँ से। ओ अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 दिख गए मुझे। ओहो क्या बात है। सबसे पहले 3 लेयर से बनी है ये, पहले 3 लेयर दिखाते हैं आपको। देखो बेसमेंट सब्सटेंस, टॉकिंग अबाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, पहली लेयर ये इग्नोर नहीं करना उसको। दूसरी जो थी स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर सेल्स की, ये थी हमारी वैसे पहली लेयर, इसको पहले लिखते हैं कंफ्यूज ना हो तुम, ठीक है। ये 1 सेल थिक है, यहाँ लिखा है इसने, तो ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया था ये सोच के कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, और तुम ध्यान दो इस पे, ठीक है। और तीसरी वाली हमारी ये रही एंडोथेलियम कैपिलरी, राइट। तो ये लेबल होने के लिए आ चुका है, तो ये लेबल होने के लिए आ रहा है। आई थिंक तुम इतना तो कर ही लोगे अब, राइट। और ये पल्मोनरी कैपिलरी, लंग के पास आने वाली कैपिलरी को कहते हैं। दूसरा लाइन जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो देखो, ये तीनों लेयर जरूर है लेकिन ये इतनी पतली है कि सिर्फ डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो यार यहाँ लिख लो, ऐसी एरो बना लो प्लीज, और यहाँ लिख लो कि इट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड दिस इज पैसिव प्रोसेस, एक्टिव नहीं है। तो अगर ये पैसिव प्रोसेस है तो किसके बेसिस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के नाम पे बात हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता था एक स्टेटमेंट को, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो एक स्टेटमेंट ये थी कि कितनी थिकनेस है, तो इसकी टोटल थिकनेस है, तीनों लेयर की टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है, मच लेस देन लिखा है, 1 मिलीमीटर से भी कम है ये तीनों को मिला के। समझ आ रही है तुमको कितनी कम है। यस मैम। अब एक क्वेश्चन है जो वैसे तो अगले लेक्चर का आता है, पर यहाँ लिखा तो मुझे दिख रहा है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन द O2,
ठीक है, तो सोल्युबिलिटी CO2 की हमारे ब्लड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। ऐसा ही नेचर ने डिजाइन करा है सिस्टम, ठीक है। वगैरह जहर जल्दी घुलेगा तुम्हारे शरीर में अच्छी चीज घुले ना घुले, ठीक है। तो ये एक लाइन याद रख लेना, क्योंकि मुझे याद है कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ी हुई है मैंने। ओके, इतना डन। यो मैम। Yes. देखो, यो मैम। ये मैं तुमको आगे नहीं पढ़ाने वाली यही पैराग्राफ मैं तुमको बस लिखवा रही हूँ इसी को खोल के, क्योंकि इस एक पैराग्राफ से मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन खींचे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर है, 97, 20, 25, 77, मतलब ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है 3। तो इसको इजी कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि ऑक्सीजन कैसे घूम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घूम रही है। हम क्या कहते हैं, गैसेस को कौन कैरी करता है बॉडी में? Blood. ब्लड। हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो ब्लड में क्या क्या होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। हाँ, उनको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स मतलब कैप्सूल्स, मतलब सेल्स, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स, दैट इज सेल्स। सेल्स में कौन कौन से हमारे पास हो गए? RBC रेड ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स टूटा हुआ सेल। पढ़ेंगे हार्ट में बहुत अच्छे से, तो इधर मत्था नहीं खाएंगे। और क्या होता है ब्लड में बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, वाटर होता है और इसमें थोड़े से आयंस हो गए ना, 2 चीजें हैं। तो ब्लड कौन कौन कैरी कर रहा है गैसेस को इन सब में से? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स कौन सा? आरबीसी। RBC कर रहे हैं और प्लाज्मा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पहली चीज तो ये। अब हम ये देख लेते हैं कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन से पेज नंबर पे है ये? 274। 274। और तुम्हारा कितने पे है? 189। 189। बेटा इस पैराग्राफ को लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ आप, महाराज हैं आप, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और यहीं पे लिख लेते हैं हम, इसको यहीं खत्म करते हैं। CO तो पहले आप ऑक्सीजन लिखेंगे, बेबाक ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन एंड CO2 साइड में लिख दो। मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे तो पढ़ने से याद नहीं हुआ कभी, मैंने तो अलग से ही बनाया था, मुझे तो वैसे ही याद है। मैं कहती हूँ 100% कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की, ठीक है। उसमें से बात करते हैं कि अगर 100% कॉन्सेंट्रेशन लेकर चल रही हूँ मैं, तो ये यहाँ लिख रहे हैं सबसे पहले, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बात तो सही है, ब्लड के थ्रू ही हो रहा है, ब्लड के कॉम्पोनेंट से आगे। अब ये कह रहे हैं 100 में से 97% परसेंट में इनमें दिया हुआ है, जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ RBC। RBCs. RBC में भी किसके गले लगा होता है वो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। 100 में से 97 के कितना बचा? 3 तो बचा हुआ 3% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन? प्लाज्मा। ये तो छोटू नन्नू मुन्नू सी बात है, एक तो कल हमारे 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा दिमाग खराब करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है मैं जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, है ना। वो कहता है कि पहले तो मैं 20 से 25%, अरे मैडम 20 से 25% हम जाएंगे किसके गले लग के? आरबीसी। RBC में हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन के गले लग जाएंगे, तू मेरा भाई, ठीक है। ये कह रहा है उसके बाद जो 70% लगभग, देखो ध्यान से सुनना, अभी पहले ये करते हैं, ठीक है। 70% लगभग मैं कैरी होऊंगा एज ए बाइकार्बोनेट आयन। ये कमबख्त बाइकार्बोनेट कहीं सुना है? यो मैम। बायोमोलिक्यूल में कहीं सुना था, है ना। अबे बाइकार्बोनेट कहाँ होता है? प्लाज्मा में, ब्लड कैप्सूल में। ओ प्लाज्मा। ओ ये क्या बोल दिया? आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। आरबीसी सेल्स में। कौन से सेल्स में? आरबीसी। RBC में, हाँ होता RBC में, लेकिन हेमोग्लोबिन को गले नहीं लगाता, कहता तू मेरा भाई नहीं है तो काम कर अपना। जो बचा हुआ टुट्टू कुट्टू सा पार्ट है 37%, ठीक है, दैट ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा। तो तुम देख के ही समझिए हो कि यहाँ पे कुछ नया पॉइंट है, तो ये दिमाग खराब करेगा और क्वेश्चन भी इसी से ही आएगा, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो कल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो तुमको ध्यान देना था वो ये कि देखो बड़े चालाकी से तुम्हारी मासूमियत के साथ खेला जा सकता है कि यहाँ लिखा है अबाउट। अबाउट का मतलब, अबाउट 97% मतलब एप्रोक्सीमेट। लगभग। हाँ अप्रोक्सीमेटली। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ऑक्सीजन ऑलवेज 97% ऑक्सीजन ट्रेवल थ्रू RBC, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी?
Wrong. गलत false, करेक्ट। वो गलत होगी। अगर कोई और स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट गलत है, फिर मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान से पढ़ लेना, तो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, इमोशनली खेला जा सकता है तुम्हारे साथ, और यही चीज हर जगह है। ठीक है, ये जितने भी परसेंटेज है सबकी सब अप्रोक्सीमेट है, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ निशान। कल को तुम पेपर में गलत आओ, मेरे गले पड़ जाओ, ये लो अप्रोक्सीमेट लिखा मैंने। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्लियर? ये मैम। Yes. बस इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हम एक घंटे की क्लास में। इसके लिए आप कल दोबारा आए। चलो, किसी को ये मैम। नहीं डाउट है तो यार मुझे पता तुम वैसे तो भाग जाओगे, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि तुम पोल लगा जाओगे।